1721 असुरा लेवल की कठिनाई। ऐसा लग रहा था मानो मोहिनी सर्विता को पहचान ही नहीं पा रही हो। छोटी बहन मोहिनी, तुम आज भी हमेशा की तरह सुंदर हो। सर्विता मुस्कराए। एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो आसपास की हवा उज्ज्वल हो गई हो और वातावरण गुलाबी ऑरा से भर गया हो। बड़ी बहन सर्विता भी उतनी ही सुंदर हैं जितना मुझे याद था, मोहिनी मयाकान ने मधुर स्वर में कहा। उसके छोटे नुकीले दांत हल्की सी मुस्कान के साथ चमक उठे। पिछली बार बिछड़ने के बाद न जाने कैसे उसके और सर्विता के संबंध पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ हो गए थे। आज सर्विता को सामने देखकर मोहिनी मयाकान के हृदय में उसके प्रति एक स्वाभाविक और सच्चा स्नेह उमड़ आया। ऐसी गरिमामयी, शालीन और उच्च स्वभाव वाली युवती को देखकर कोई भी पुरुष या स्त्री उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। काफी समय बीत गया है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात अंतिम परीक्षण में होगी। वर्तमान की सर्विता को देखकर वीर स्वयं भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके मन में कैसी अनुभूति उठ रही है। उसने ब्राइट मून और अन्य साथियों की ओर संकेत करते हुए कहा, मिस सर्विता, ये मेरे साथी हैं। हम सभी मिलकर अंतिम परीक्षण में भाग ले रहे हैं। वीर अपनी टीम का परिचय दे ही रहा था कि उसी क्षण पूरा पवित्र आध्यात्म गेट अचानक तेज और चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश से चमक उठा। हर कोई चौंक गया और सभी की नजरें उसी दिशा में घूम गईं। कल्पना से परे विशाल पवित्र आध्यात्म गेट गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगा और उसके साथ ही धरती तक कांप उठी। एक भयावह और दमनकारी ऑरा अंतहीन जलप्रपात की तरह सभी पर उमड़ पड़ा। जो भी पवित्र आध्यात्म के गेट का सामना कर रहा था उसने एक अत्यंत भारी दबाव महसूस किया। ये 3 पहलुओं वाला दबाव था जो एक साथ आत्मा, शरीर और इनर वर्ल्ड पर टूट पड़ा। भले ही ये सभी लोग प्रकृति के चुने हुए गर्वित पुत्र थे, फिर भी इस दबाव को सहन करना उनके लिए आसान नहीं था। गड़गड़ाहट, 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 मानो एक साथ लाखों थंडर की लहरें आकाश में गरज उठी हों। आकाश में तैरते हुए 2 विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। पवित्र आध्यात्म का गेट खुल रहा था। जिस क्षण पवित्र आध्यात्म का गेट खुलना शुरू हुआ उसी पल एक प्राचीन, सशक्त और गहन वातावरण बाहर की ओर उमड़ पड़ा, जिसमें पवित्र आध्यात्म की महान शक्ति समाई हुई थी। सभी फाइटिंग मास्टर्स जो बाहर खड़े थे, पवित्र आध्यात्म की शक्ति में पूरी तरह डूब गए थे। कुछ समय के लिए हर कोई स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था मानो सबको एक साथ बोध प्राप्त हो गया हो, उनका मन और आत्मा अनगिनत प्रेरणाओं से भर गए हों। यहाँ तक कि सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन, जो पहले ही पवित्र आध्यात्म के इस ऑरा से एक बार संस्कारित हो चुकी थी, उसके मन में भी नई प्रेरणाएं उभरने लगीं, मानो वह मूल नियमों को और अधिक गहराई से समझने ही वाली हो। इसीलिए इसे पवित्र आध्यात्म का गेट कहा जाता है। इस ऑरा को महसूस करते ही वीर पूरी तरह चकित रह गया। यह अनुभूति किसी मानव फाइटिंग मास्टर के अपने लाइफ डिस्ट्रिक्शन के 9वें चरण को पार करते समय जैसी ही थी, उस क्षण की तरह जब से नियमों के टुकड़े उतरते हैं और फाइटिंग मास्टर के मांस और हड्डियों पर मूल नियमों की छाप छोड़ देते हैं। लेकिन पवित्र आध्यात्म के गेट में समाई हुई सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी की शक्ति कहीं अधिक गहन और अथाह थी। इसके अलावा इतने कम समय में फाइटिंग मास्टर्स बहुत अधिक बोध प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने उस शक्ति का 1/1000वां हिस्सा भी सही ढंग से नहीं समझा था जो उन पर बरस रही थी। यहाँ तक कि वीर भी केवल पवित्र आध्यात्म की इस ऑरा के भीतर अपने असुरा सूत्र की पुष्टि ही कर सका। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह कोई बड़ा ज्ञान प्राप्त कर पाता, पवित्र आध्यात्म का वह ऑरा धीरे धीरे लुप्त हो गया। कितना अफसोस, वीर ने हल्के से सिर हिलाया। अगर वह थोड़ी देर और समझ पाता तो कितना अच्छा होता। अन्य सभी फाइटिंग मास्टर्स ने भी अपनी आंखें खोल लीं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो कुछ समझा था वह वीर की तुलना में बहुत ही कम था। पवित्र आध्यात्म के गेट के भीतर मौजूद मूल नियमों में और धरती में अस्तित्व रखने वाली सभी घटनाएं समाहित थीं। उसमें न केवल असुरा पवित्र आध्यात्म था, बल्कि अत्यंत जटिल 33 हेवन स्टेप के आध्यात्मिक नियम, स्पिरिचुअल रूल्स भी शामिल थे। कोई भी किसी भी जाति से हो या किसी भी कल्टीवेशन मेथड का अभ्यास करता हो, पवित्र आध्यात्म के गेट के सामने मौजूद इस ऑरा से सभी को कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिला था। इसी समय पवित्र आध्यात्म का गेट पूरी तरह खुल चुका था। सभी ने उसकी ओर देखा और पाया कि गेट के भीतर एक अंतहीन तारों भरा आकाश फैला हुआ था, और इस तारा में संसार के ऊंचे स्थान पर 4 स्पेस टाइम गेट एक साथ एक पंक्ति में खड़े थे। ये चारों स्पेस टाइम गेट गोलाकार पोर्टल जैसे दिखाई दे रहे थे। उनके चारों ओर अनंत मूल ऊर्जा एकत्र हो रही थी और धीरे धीरे घूम रही थी, जिससे वे रहस्यमयी ब्लैक होल जैसे प्रतीत हो रहे थे। इन चारों स्पेस टाइम गेट्स के बीच भारी अंतर था। बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हुए ये गेट लगातार छोटे होते जा रहे थे। सबसे बाएं वाला गेट सैकड़ों मील चौड़ा था और किसी तारे जैसा दिखाई दे रहा था। उसका रंग गहरा धूसर था। वहीं सबसे दाएं वाला गेट केवल 10 मील चौड़ा था और उसका रंग गहरे खूनी लाल रंग जैसा था। ये घूमता हुआ गहरा लाल पोर्टल देखते ही मन में भय और असहजता भर देता था, जैसे भीतर से कोई अनजाना भय उठ रहा हो। ये गेट, वीर की नज़र सबसे छोटे स्पेस टाइम गेट पर टिक गई।
उसे धुंधली सी अनुभूति हुई कि जितना छोटा स्पेस टाइम गेट होगा उससे निकलने वाला ऑरा उतना ही अधिक भयानक होगा। सभी फाइटिंग मास्टर्स इन 4 विशाल स्पेस टाइम गेट्स के सामने शांत खड़े थे। वे एक ऐसे निर्णय के सामने थे जो उनके भविष्य की क्षमता ही नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला था। स्पेस टाइम गेट जितना छोटा होगा कठिनाई उतनी ही अधिक होगी। अंतिम परीक्षण को समझने वाले कई लोगों ने कहा, क्या सच में? तभी तो सबसे दाएं वाला गेट इतना भयानक ऑरा छोड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर कोई डरावना प्राचीन होली बीस्ट छिपा हुआ हो। क्या यही वही स्काई लेवल की कठिनाई है जिसके बारे में डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम अभी बात कर रहे थे? कई लोगों ने थोड़ी देर पहले डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम के बीच हुई तीखी नोकझोंक सुनी थी। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम दोनों ही स्काई लेवल की कठिनाई चुनने का साहस नहीं कर रहे थे। यह ऐसी कठिनाई थी जिसे छूने की हिम्मत भी वे नहीं करते थे। यहाँ तक कि अर्थ लेवल की कठिनाई भी उनके लिए आसान नहीं मानी जाती थी। नहीं। इसी समय बिग फ्लेम ने बोलना शुरू किया। उसने सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन की ओर एक नज़र डाली और फिर धीमी आवाज़ में कहा, स्काई लेवल की कठिनाई दाईं ओर से दूसरा स्पेस टाइम गेट है। बाईं ओर से दूसरा गेट अर्थ लेवल की कठिनाई है। और जहाँ तक बाईं ओर के पहले सबसे बड़े स्पेस टाइम गेट की बात है वही सबसे आसान लो लेवल की कठिनाई है। बिग फ्लेम ने अंतिम परीक्षण से जुड़ी बेहद विस्तृत जानकारी हासिल कर रखी थी। यहाँ आने से पहले उसने इन सभी जानकारियों का गहराई से अध्ययन किया था और पवित्र आध्यात्म के गेट के भीतर मौजूद इन 4 पोर्टलों के बारे में वह किसी से भी कम नहीं जानता था। क्या स्काई लेवल की कठिनाई सबसे कठिन नहीं है? दाईं ओर वाला वह खूनी लाल स्पेस टाइम गेट। ये सुनते ही बहुत से लोग चौंक गए। उनकी नज़रें एक साथ सबसे दाईं ओर मौजूद उस सबसे छोटे स्पेस टाइम गेट पर टिक गईं। जैसे ही सभी ने उस गेट की ओर देखा उनके शरीर के भीतर भय की लहर दौड़ गई, मानो उनकी आत्मा को ही भीतर खींच लिया जाएगा। उस गेट को लंबे समय तक देख पाना बेहद कठिन लग रहा था। वह स्पेस टाइम गेट असुरा लेवल की कठिनाई रखता है। बिग फ्लेम ने सिर हिलाया। स्काई लेवल की कठिनाई भले ही अत्यंत कठिन थी लेकिन प्राचीन काल से ही कुछ अद्वितीय व्यक्ति ऐसे रहे थे जिन्होंने उसमें प्रवेश करने का साहस किया था। उदाहरण के लिए, यदि कोई अंतिम पूर्णता दर 80% या उससे अधिक प्राप्त करना चाहता था तो उसे स्काई लेवल की कठिनाई वाला गेट चुनना ही पड़ता था। लेकिन असुरा लेवल की कठिनाई एक वास्तविक जीवन निषिद्ध क्षेत्र थी। असुरा रोड में जिस भी चीज़ को असुरा शब्द से जोड़ा जाता था वह अत्यंत भयावह होती थी। असुरा लेवल की कठिनाई। कई युवा प्रतिभागियों ने सूखा सा घूंट निगला। उनके मुंह सूख चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। कई लोग चुपचाप सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन की ओर देखने लगे। सभी के मन में यही प्रश्न था, क्या सरियाना तारिन के पास असुरा लेवल की कठिनाई को चुनौती देने का सबसे अधिक अवसर हो सकता है? दूसरों की चिंता मत करो, तुम सब जल्दी से अपनी पसंद की कठिनाई चुनो और संबंधित स्पेस टाइम गेट के सामने खड़े हो जाओ। थोड़ी ही देर में स्पेस टाइम गेट से एक स्पेस बीम किरण निकलेगी जो तुम्हें अपने भीतर समा लेगी। उस समय हर व्यक्ति अपने अपने स्वतंत्र परीक्षण में प्रवेश करेगा। तुम पास कर पाओगे या नहीं ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करेगा। किसी और से मदद की उम्मीद मत रखना। बिग फ्लेम ने उन कुछ जूनियर डिसाइपल ब्रदर्स के पैरों पर हल्का सा प्रहार किया जो अभी भी खोए हुए से खड़े थे। सख्त लहजे में बोलते हुए उसने डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस की ओर भी नजर डाली। इस समय डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस पहले ही बाईं ओर से दूसरे स्पेस टाइम गेट के सामने खड़ा था, यानी अर्थ लेवल की कठिनाई वाले गेट के सामने। बिग फ्लेम ने उपहास भरी हंसी हंसी और धीरे धीरे उधर बढ़ गया। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम के साथ काफी लोगों ने अर्थ लेवल की कठिनाई वाले गेट को ही चुना। फैनी फाफा ने अपने दोनों हाथ थपथपाए और वीर से कहा, भाई वीर, मैं पहले जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह अर्थ लेवल की कठिनाई उसी स्तर की है जिसे मैं संभाल सकता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? या फिर शायद। बोलते हुए फैनी फाफा की नज़र स्काई लेवल की कठिनाई वाले गेट पर चली गई। वहां एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं था। फैनी फाफा की नज़र में वीर का टैलेंट बेजोड़ था। यदि वह स्काई लेवल की कठिनाई चुनता तो भले ही कुछ कठिनाइयां आती लेकिन यह चुनौती वह निश्चित रूप से संभाल सकता था। ये जानना जरूरी था कि पवित्र आध्यात्म के गेट के परीक्षण को पूरी तरह से पूर्ण करना अनिवार्य नहीं था। जब तक कोई उसका एक हिस्सा भी पूरा कर लेता तब तक वह सुरक्षित रूप से पास माना जाता था। फैनी फाफा ने अर्थ लेवल की कठिनाई वाला स्पेस टाइम गेट चुना था और वह उसे पूरी तरह से पूर्ण करने की योजना नहीं बना रहा था। वह अपने टैलेंट को भली भांति जानता था और यह भी समझता था कि डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम की तुलना में उसमें कुछ कमी थी। वीर ने केवल हल्की सी मुस्कान दी लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। फैनी फाफा समझ गया कि वीर ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वह कौन सी कठिनाई चुनेगा। उसने कहा, ठीक है, तो फिर मैं पहले जाता हूँ। फैनी फाफा ने वीर की ओर सिर हिलाया और फिर अर्थ लेवल गेट के सामने जाकर खड़ा हो गया।
ब्राइट मून और थाउजेंड स्लॉटर ने एक दूसरे की ओर देखा। वीर से कुछ शब्दों में बात करने के बाद वे दोनों भी फैनी फाफा के साथ जुड़ गए। उनके पास फैनी फाफा जैसी शुद्ध साकार बॉडी नहीं थी और टैलेंट के लिहाज से भी वे उससे कुछ कम थे। फिर भी वे दोनों सबसे निचले स्तर के लो लेवल स्पेस टाइम गेट को चुनने के लिए तैयार नहीं थे। सर वीर, अगर आप वह कठिनाई चुनते हैं जिसे आप पूरी तरह से पूर्ण कर सकते हैं तो लाभ सबसे अधिक होगा। खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालने की कोशिश मत कीजिए, सर्विता ने जाने से पहले वीर से कहा। सच तो ये था कि सर्विता ने कभी भी वीर को लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रही थी कि वीर साधारण डिवाइन रून मास्टरों से अलग था और वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं हो सकता था। धन्यवाद, वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और सर्विता को अर्थ लेवल गेट के सामने जाते हुए देखा। इसके बाद और अधिक फाइटिंग मास्टरों ने अपनी अपनी पसंद करना शुरू कर दिया। चुने गए अनुपात की बात करें तो लगभग 60% लोगों ने लो लेवल स्पेस गेट को चुना, जबकि 40% लोग अर्थ सटेप गेट के सामने खड़े हुए। हेवन सटेप गेट के सामने पूरी तरह से सन्नाटा था। वहां एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस समय केवल कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने अब तक अपनी पसंद नहीं की थी। इनमें वीर और मोहिनी मयाकान और साथ ही सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन भी शामिल थीं। सभी की नज़रें सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन पर टिक गईं। हर कोई यही देखना चाहता था कि वह आखिरकार कौन सी कठिनाई को चुनती है। निस्संदेह सरियाना तारिन इस अंतिम परीक्षण में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थीं। हर कोई उत्सुक था कि वह कौन सी कठिनाई चुनेंगी। सरियाना तारिन का चेहरा सामान्य भावों से भरा था। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उसकी पतली देह हवा में उड़ते हुए नीले फूल की पंखुड़ी जैसी लहराती दिख रही थी। उसने जिस दिशा को चुना वह था दाईं ओर से दूसरा गेट, यानी स्काई लेवल स्पेस टाइम गेट। ये तो हेवन सटेप है। सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन ने स्काई लेवल की कठिनाई चुनी है। कई सोल्टास फाइटिंग मास्टर्स चकित होकर बोले, अरे, सोल इम्प्रेस के लिए स्काई लेवल गेट क्या है? पिछली बार जब सोल इम्प्रेस अंतिम परीक्षण में आई थी तब भी उन्होंने स्काई लेवल की कठिनाई ही चुनी थी। अगर सोल इम्प्रेस स्काई लेवल की कठिनाई चुनती हैं तो इसका मतलब है कि वह इसे पूरी तरह से पूर्ण कर सकती हैं। स्काई लेवल की कठिनाई को पूरी तरह से पूर्ण करना, जो लोग सुन रहे थे उनके लिए यह पहले से ही एक किंवदंती जैसा था। और इस समय लगभग सभी ने अपना चुनाव कर लिया था। केवल वीर और मोहिनी मयाकान ही शेष थे। वीर ने बेबस होकर अपने गालों पर हाथ फेरते हुए हल्का सा मायूस स्वर दिखाया। उसकी मूल योजना ये थी कि सभी लोग अपने अपने स्पेस टाइम गेट में प्रवेश करें और फिर वह अपना चुनाव करे। इस तरह चाहे वह जो भी चुने, किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं जाएगा। लेकिन स्पेस टाइम गेट्स अचानक एक साथ सक्रिय हो गए और अब सभी को एक अपने भीतर खींचेंगे। अब वीर के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे सभी की निगाहों के सामने अपना चुनाव करना ही था। 1722 वीर का चुनाव। अब वीर के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे सभी की निगाहों के सामने अपना चुनाव करना ही था। वीर ने मोहिनी मयाकान की ओर देखा। मोहिनी मयाकान ने कहा, वीर, मैंने अपना चुनाव कर लिया है। वीर ने सिर हिलाया। सच तो ये था कि इस समय ज्यादा लोग वीर पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वे केवल सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन की ओर देख रहे थे, ये देखने के लिए कि उनका चुनाव क्या होगा। वीर की ओर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं था। बेशक हमेशा कुछ लोग होते थे जो वीर पर पैनी नजर रखते थे। उदाहरण के लिए ड्यूक फुलमून। ड्यूक फुलमून तीसरे क्राउन प्रिंस के पीछे खड़ा था और वीर की ओर घूर रहा था। यहाँ इतने लोगों के बीच अचानक हमला करना असंभव था। उसे तीसरे स्तर तक पहुंचकर मौका देखना होगा कि वीर के साथ थोड़ी शरारत की जाए। लेकिन ड्यूक फुलमून ने यह नहीं सोचा था कि वीर अब तक अपना चुनाव नहीं करेगा। वह 4 स्पेस टाइम गेट्स के सामने खड़ा था, गहरे विचारों में डूबा हुआ। वह धीरे धीरे समझने लगा कि वीर ने अभी तक चुनाव क्यों नहीं किया। ड्यूक फुलमून की नज़रों में कारण कुछ भी हो, ये सच था कि व्यापक रूप से वीर के पास उच्च फाइटिंग पावर थी, लेकिन इसका श्रेय उसके डिवाइन रून प्रतीकों को भी जाता था। लेकिन पवित्र आध्यात्म के गेट में ये बाहरी उपकरण किसी काम के नहीं थे। ये सोचते हुए ड्यूक फुलमून ने उपहास भरी आवाज में कहा, तुम छोटे जानवर, डर गए क्या? गेट ऑफ रूल्स एक फाइटिंग मास्टर के टैलेंट को परखता है और बाहरी उपकरण कोई भूमिका नहीं निभा सकते। मत सोचो कि तुम अपने डिवाइन रून प्रतीकों पर भरोसा कर सकते हो, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों, वे केवल कागज के टुकड़े ही रह जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि तुम गेट ऑफ रूल्स से जीवित बाहर निकलो, तब मैं खुद तुम्हें मारकर तुम्हारे सभी ट्रेजर ले लूंगा। हा। ड्यूक फुलमून ने बेहिचक हंसी उड़ाई। वीर ने ड्यूक फुलमून की ओर ठंडे स्वर में देखा, उसकी उकसाने वाली बातें नजरअंदाज कर दीं। फिर भी ड्यूक फुलमून ने वीर को एक महत्वपूर्ण सच याद दिला दिया था कि गेट ऑफ रूल्स में सभी बाहरी उपकरण बेकार हैं। इस बात पर विचार करते हुए ये पूरी तरह तर्कसंगत था। अगर बाहरी उपकरण काम आते तो यह फाइटिंग मास्टर के वास्तविक टैलेंट की परीक्षा नहीं होती।
स्पेस टाइम गेट को हल्का सा कांपते हुए देख मानो स्पेस बीन बन रही हो, वीर ने सिर हिलाया। छोड़ो, दूसरों को भले ही ये लगे कि मैं घर से भागा हुआ मूर्ख हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर पहले से ही जानता था कि उसका चुनाव यहाँ मौजूद अधिकांश लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह बस एक दिमागी रूप से पागल है। और सच कहें तो यह एक अनिवार्य घटना थी। मोहिनी मयाकान वीर से पहले आगे बढ़ी। उसके कदम हल्के और फुर्तीले थे, मानो कोई खूबसूरत तितली हवा में उड़ रही हो। भले ही उसके कदम तेज प्रतीत नहीं हो रहे थे, वह कुछ ही क्षणों में अपने चुने हुए स्पेस गेट के सामने पहुंच गई। उसका चुनाव स्काई लेवल की कठिनाई था। वह सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन के बगल में खड़ी हुई। कुछ समय के लिए सरियाना तारिन भी मोहिनी मयाकान को आश्चर्य से देखती रही। इतनी युवा और नाजुक लड़की का सरियाना तारिन के बगल में खड़ा होना, ये दृश्य अत्यंत भव्य और चकाचौंध भरा था। मूल रूप से शोरगुल भरी भीड़ कुछ समय के लिए शांत हो गई। सभी ने महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब सा है, और जैसे ही उन्होंने कारण समझा, उनकी सभी नज़रें मोहिनी मयाकान पर टिक गईं। मोहिनी मयाकान को देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए। सभी ने स्काई लेवल की कठिनाई के लिए पहले ही उच्च अपेक्षाएं रखी थीं, अब वे अपनी आंखें फैलाकर उसे देख रहे थे। इस युवा लड़की की ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी कि वह स्काई लेवल की कठिनाई चुन रही थी। सर्विता ने भी अपना मुंह ढक लिया। अच्छा हो या बुरा, उसने मोहिनी मयाकान को लंबे समय से जानती थी और अब वह उसे छोटी बहन की तरह समझती थी। भले ही उसे पता था कि मोहिनी मयाकान का टैलेंट असाधारण था, उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके पास स्काई लेवल की कठिनाई चुनने का इतना आत्मविश्वास और साहस होगा। और जैसे ही सभी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करने लगे, कुछ और भी असाधारण घटित हुआ। उन्होंने देखा कि एक काले वस्त्र में युवा युवक स्काई लेवल की कठिनाई द्वार को पार करते हुए दाहिने सबसे छोटे द्वार की ओर बढ़ा। वह असुरा लेवल की कठिनाई वाला गहरे लाल रंग का स्पेस टाइम गेट था। जहां तक बात है ड्यूक फुलमून की, जो शुरू से ही वीर को देख रहा था, उसका मजाकिया हंसता चेहरा पूरी तरह जमे हुए भाव में बदल गया। उसने अविश्वास की पूरी सीमा के साथ देखा कि वीर असुरा लेवल की कठिनाई स्पेस टाइम गेट के पास पहुंच गया और उसका मुंह चौड़ा खुला रह गया। वह क्या कर रहा है? ड्यूक फुलमून खुद से बुदबुदाया, उसकी आंखें फैल गईं। यह पागलपन तक भी नहीं कहा जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वीर ने पहचाना कि वह इसे पार नहीं कर पाएगा और उसने निराशा में सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, भले ही ड्यूक फुलमून वीर का मजाक उड़ाता रहा, वह ये भी जानता था कि वीर की कल्टीवेशन की गति काफ़ी तेज थी। भले ही वीर की वास्तविक फाइटिंग पावर सामान्य हो, कम स्तर के अर्थ लेवल की कठिनाई पार करना कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा केवल पार करना और पूर्ण रूप से पूरा करना दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट थे। यदि कोई तीसरे स्तर में प्रवेश करना चाहता तो यह बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। जैसे ही ड्यूक फुलमून सोच में खो गया, वीर पहले ही असुरा लेवल की कठिनाई द्वार के सामने खड़ा था। उस विशाल स्पेस टाइम गेट के सामने केवल वीर खड़ा था। ये दृश्य अत्यंत आकर्षक और ध्यान खींचने वाला था। सभी फाइटिंग मास्टर्स जो देख रहे थे, उनके जबड़े खुल गए। उनकी नज़र में वीर पागल हो गया था। वीर, वह, यहाँ तक कि सर्विता, जो वीर का सम्मान करती थी, भी इस दृश्य से चौंक गई। वही ब्राइट मून, जो वीर के साथ यहाँ आई थी, उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि वीर इतना भयानक चुनाव करेगा। बाकी सभी ने वीर की ओर इस तरह देखा जैसे वह कोई विशेष व्यक्ति हो। क्या इस व्यक्ति के मन में कोई समस्या है? यह पागल कहाँ से आया? वह शायद डिवाइन रून गिल्ड का वीर है। यहाँ मौजूद कई युवा फाइटिंग मास्टरों में से कुछ ने डिवाइन रून सिटी ऑक्शन में भाग लिया था, जिसमें वीर भी था, इसलिए उन्होंने उसे पहचान लिया। इन असुरा रोड में वीर मुश्किल से ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। जैसे ही वीर और वीर ब्रांड का नाम आया, कई लोगों ने पहचान लिया कि वह कौन था। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी थे जो संयोग से उन वीर ब्रांड के डिवाइन रून प्रतीकों का उपयोग कर रहे थे। वीर ब्रांड का निर्माता, क्या वह डिवाइन रून मास्टर नहीं है? तो फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में क्या हो रहा है। एक डिवाइन रून मास्टर का अंतिम परीक्षण में उपस्थित होना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन असली बात यह थी कि इस अंतिम परीक्षण में वीर ने उस असुरा लेवल की कठिनाई को चुन लिया था, जिसे सैकड़ों लाखों या यहाँ तक कि अरबों वर्षों में किसी ने भी नहीं चुना था। ये देखकर सभी अपना सिर पटक रहे थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। ये जानना आवश्यक था कि पवित्र आध्यात्म के गेट में मृत्यु का हमेशा का खतरा मौजूद रहता है। जब सभी बातें कर रहे थे, सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन केवल चुपचाप वीर की ओर देख रही थी। इन फाइटिंग मास्टर्स की चर्चाएं भी सरियाना तारिन ने सुनी थीं। उसके ज्ञान के अनुसार ये वीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। फिर भी वह असुरा लेवल की कठिनाई को पूरा नहीं कर सकती थी। वह बस यह विश्वास नहीं कर सकती थी कि कोई जूनियर उसके टैलेंट से आगे निकल सकता है। क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हें असुरा लेवल की कठिनाई का वास्तविक अर्थ पता है? सरियाना तारिन ने अपने चेरी जैसे लाल होंठ खोलते हुए वीर से पूछा। इसे आराम देने वाले शब्द कहा जा सकता था।
सामान्य तर्क के अनुसार वीर जैसे एक महत्वहीन व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी विकल्प चुन सकता था और सरियाना तारिन की एक पलक भी न उठती। लेकिन उसने महसूस किया कि वीर में कुछ विशेष था, इसलिए उसने इसे पूछने का अपवाद बनाया। बेशक वह इसे केवल एक बार ही पूछ रही थी। अगर वीर सुनना नहीं चाहता तो वह और कुछ नहीं कहती। इतने लोगों की नज़रों और सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन के प्रश्न का सामना करते हुए वीर अनुत्तरित रह गया। वह केवल परीक्षण को बेहद निचले दिखावे में पूरा करना चाहता था ताकि किसी का ध्यान उसकी ओर न जाए। उसने उत्तर दिया, मैं सोल इम्प्रेस का धन्यवाद करता हूं कि वे मेरे लिए चिंता कर रही हैं, लेकिन यदि इतने सैकड़ों लाखों वर्षों में किसी ने भी असुरा लेवल की कठिनाई नहीं चुनी तो कौन कह सकता है कि यह कठिनाई कैसी होगी। इसके अलावा चाहे जो भी गेट हो, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्णता के कई स्तर हैं। मुझे इसे पूरी तरह पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे पार कर लेना मेरे लिए पर्याप्त होगा। वास्तव में वीर यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि असुरा लेवल की कठिनाई वाले गेट में प्रवेश करने के बाद उसके परिणाम कैसे होंगे। उसके पास दो फायदे थे जिन पर वह भरोसा कर सकता था। पहला, उसकी फाइटिंग पावर जो अन्य समान स्तर के लोगों से कहीं अधिक थी, और दूसरा, असुरा पवित्र आध्यात्म के बारे में उसकी समझ। पिछले समय में गुड फॉर्चून सेंट सर्वेस ने स्काई लेवल कठिनाई चुनी थी और अंतिम पूर्णता दर 81% प्राप्त की थी। वीर मानता था कि यदि वह एक और कठिनाई स्तर ऊपर जाएगा तो उसे इसे पूरा करने का कुछ अवसर मिलना चाहिए। एक कदम पीछे हटाते हुए, भले ही असुरा लेवल की कठिनाई अत्यधिक असामान्य और कठिन थी, वह निश्चित रूप से सभी पुरस्कारों की चिंता छोड़कर केवल अपनी जीवन रक्षा के लिए काम कर सकता था। इन सभी कारकों को मिलाकर वीर ने इस प्रकार असुरा लेवल की कठिनाई चुन ली। हालांकि वीर के शब्द सरियाना तारिन के कानों में पड़े तो उन्हें ऐसे लगे जैसे किसी गर्वित और उत्साही युवा के शब्द हों। उसने सिर हिलाया और अब उसे कोई सलाह देने की कोशिश नहीं की। बाकी सभी के लिए वीर पर उनकी नज़रें ऐसे थीं जैसे वे किसी पागल को देख रहे हों। जो लोग अंतिम परीक्षण में भाग लेने में सक्षम थे वे अपनी पीढ़ी के उत्कृष्ट युवा थे। लेकिन अचानक वहां एक मूर्ख प्रकट हो गया था। चूंकि यह उनका काम नहीं था कि वे उसे संभालें, इसलिए वे केवल इसका आनंद ले सकते थे। क्या तुम गेट ऑफ रूल्स में मर जाना ही बेहतर समझते हो? ड्यूक फुलमून ने वीर की ओर देखते हुए ठंडी हंसी के साथ उपहास भरे स्वर में कहा। वीर ने ड्यूक फुलमून की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस हवा में पैर क्रॉस करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गया। इसी समय ब्राइट मून और सर्विता की चिंतित ध्वनि संचरण उसके कानों में गूंजने लगी। वास्तव में वीर के इस निर्णय ने कई लोगों को उसके लिए चिंतित कर दिया था। वीर को हल्का सा सिरदर्द महसूस होने लगा। जैसे ही वह अपने निर्णय को समझाने ही वाला था, तभी अत्यंत विशाल गेट ऑफ रूल्स से एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। जैसे ही गेट ऑफ रूल्स कांपने लगा, 4 स्पेस टाइम चैनल बेतहाशा बनना और घूमना शुरू हो गए। दूसरे स्तर की दुनिया में फैला हुई ऊर्जा और नियमों का ऑरा आपस में घूमते हुए एक साथ मिल गया और एक विशाल मूल ऊर्जा भंवर का रूप लेने लगा। उस भंवर के भीतर हर कोई अपने शरीर पर एक भयावह खिंचाव की शक्ति महसूस कर सकता था। इस भंवर में एक वर्ल्ड किंग स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति भी तूफान में फंसे पत्ते की तरह था, अपने शरीर पर जरा सा भी नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। सभी लोग घबरा कर चिल्ला उठे, लेकिन अगले ही पल वे सभी स्पेस टाइम चैनलों में खींच लिए गए और देखते ही देखते उनकी आकृतियां ओझल हो गईं। कितनी भयानक शक्ति है यह! मानो पूरी दुनिया की गति हो, ऐसी शक्ति जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। जब वीर उस क्रूर ऊर्जा भंवर में बह गया तो उसने अपने इनर वर्ल्ड की रक्षा की और अपने मन को शुद्ध व उज्ज्वल बनाए रखा। वह देख रहा था कि खूनी लाल स्पेस टाइम चैनल लगातार और पास आता जा रहा है। फिर समुद्र में गिरे एक छोटे से कंकड़ की तरह वह बिना किसी लहर को उठाए चुपचाप उस चैनल में समा गया। स्पेस में बदलाव की तीव्र अनुभूति का सामना करने के बाद वीर ने महसूस किया कि उसका शरीर हिल रहा है। इसके बाद उसकी आंखों में फैली गहरी खूनी लाल रंगत गायब हो गई और वह एक प्राचीन शांत भूमि में पहुंच गया। वीर जिस स्थान पर खड़ा था वह एक पुराने और घिसी पिटी चट्टान की चोटी पर थी, जिसकी दीवारें अनंत तक फैली हुई थीं। वीर के सामने हवा में बना एक संकरा लकड़ी के पुल जैसा ढांचा था। ये पुल केवल 10 फीट चौड़ा था। पुल के नीचे एक अत्यंत रहस्यमयी घाटी थी जिसकी गहराई को देख पाना नामुमकिन था। नीचे झांकते ही ऐसा प्रतीत होता था जैसे उस घाटी में गिरना समय के शाश्वत अतीत में गिरने के समान हो। इसके अलावा वीर के सामने सैकड़ों तैरते हुए हथियार भी थे। एक तलवार, भाला, कृपाण, खंजर, हथौड़ा, जंजीर, कोड़ा, ढाल, त्रिशूल और इसी प्रकार की अन्य हथियार। कहा जा सकता है कि हर प्रकार के संभव हथियार यहाँ मौजूद थे। यहाँ तक कि एक ही श्रेणी के अलग अलग हथियार भी थे। उदाहरण के लिए, भालों में कठोर भाला, लचीला भाला, भाले का केवल डंडा, छोटा भाला, विशाल और एक मनुष्य की ऊंचाई का 2 गुना लंबा भाला और इसी प्रकार के अन्य भाले मौजूद थे। कोई भी हथियार जिसे सोच में लाया जा सके उसे चुना जा सकता था। इन हथियारों को देखकर वीर ने हल्का अनुमान लगाया कि क्या हो रहा है।
उसके मन ने उसकी स्टोरेज रिंग को छुआ और जब उसने उसे खोजने की कोशिश की तो पता चला कि वह वास्तव में सील हो चुकी थी। यहाँ कोई बाहरी वस्तुएं उपयोग में नहीं लाई जा सकती थीं। केवल इस परीक्षण में उपलब्ध हथियार चुनकर अपनी क्षमता के अनुसार पवित्र आध्यात्म के गेट को पार किया जा सकता था। वीर की दृष्टि चारों ओर फैली और उसने हथियारों में से एक साधारण 9 फीट लंबा भाला चुना। जैसे ही उसने इसे झटका, एक भयानक कंपन शक्ति उसके हाथ में उठी और हवा को कंपित कर दिया। यह अज्ञात था कि यह भाला किस सामग्री से बना था, लेकिन इसकी गुणवत्ता इतनी अद्भुत थी कि देखकर